सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 49। शहजादा तरतूश अपने सियासी दौरे से आज ही वापस लौटा था। वो पिछले 2 हफ्तों से दौरे पर था, जहां उसने अपने ज़ेरे सल्तनत करीबी इलाकों का मुआयना किया, बल्कि जिन इलाकों में जिन्नाती आबादी को मसाइल थे उनको भी पूरा करने की भरपूर यकीन दहानी कराई। इस वक्त वो महल में अपने कमरे में बैठा हुआ था, जबकि जहनी और जिस्मानी थकान ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वो आंखें बंद किए अपने ख्यालात में गुम था कि अचानक उसके जहन में शातिर का चेहरा उभरा। जब भी शहजादा तरतूश दौरों के लिए कुछ दिन के लिए चला जाता तो शातिर लाजमी बाद में उससे मिलने आता था। वो शहजादे से दौरों की तफसील पूछता, बल्कि मसाइल और परेशानियों में शहजादे को मुफीद मशवरे देने के साथ साथ उसकी ढारस भी बढ़ाता था। जैसे ही शहजादे को शातिर की याद आई, उसने कमरे में आवाज लगाई, दरबान। जैसे ही शहजादे के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए, कमरे के बाहर खड़े 2 दरबानों में से एक दरबान अंदर दाखिल हुआ। वो सर को झुकाए शहजादे के हुक्म का मुंतजर था। वजीर शातिर कहाँ है, उसे बुला कर लाओ, शहजादे ने रोबदार लहजे में कहा। वैसे तो शहजादा अपने महल के तमाम मुलाजमों के साथ अच्छा बर्ताव करता, बल्कि उन सब के साथ इज्जत से भी बात करता, लेकिन जब भी वो दौरों से होकर आता तो जिस्मानी और जहनी थकान की वजह से उसका लहजा भी रोबदार हो जाता। अभी बुलाकर लाता हूँ शहजादे, ये कहकर दरबान सर झुकाए मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरबान के जाने के बाद शहजादे ने दोबारा से आंखें बंद कर लीं। उसे याद नहीं कि वो कितनी देर तक आंखें बंद किए बैठा रहा, लेकिन जैसे ही दरबान ने कमरे में कदम रखा, शहजादे ने आंखें खोल दी। शहजादे, वजीर शातिर अभी तक अपने दौरे से वापस नहीं आए हैं। दरबान ने सर झुकाए कहा, क्या मतलब? मेरे ख्याल से ये पहली मर्तबा है कि वो इतने दिन तक किसी दौरे में मसरूफ रहा हो। शहजादे ने सोचते हुए कहा। दरबान क्या जवाब देता, वो तो हुक्म का मुंतजर होता है। शहजादे ने उसे वापस जाने का हुक्म दिया तो वो वापस चला गया। अजीब बात है वैसे, शहजादा अपने आप से बोला। उसने आंखें बंद की और शातिर का तस्वुर अपने जहन में लाया, लेकिन उसके सामने गहरा अंधेरा था। शहजादा काफी देर तक आंखें बंद किए शातिर के तस्वुर में रहा, लेकिन उसे शातिर का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आया। थक हार कर उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह थे। शहजादे ने शातिर की खुशबू से भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे मायूसी ही हुई। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि शातिर इस तरह से अचानक गुम हो जाए। कहीं वो, शहजादे ने दिल में सोचा, लेकिन फिर खुद ही अपने ख्याल को दिमाग से झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो बोला। दरबान। शहजादे ने दोबारा से दरबान को आवाज दी तो वो कमरे में आ गया। वजीर शातिर के बाद सल्तनत के उमूर कौन संभालता है? दरबान से सवाल हुआ। शहजादे, उनके बाद वजीर इनकानीस ही सारे काम करते हैं। दरबान को ज्यादा मालूमात नहीं थी। वो बस इतना जानता था कि जब भी शातिर महल से बाहर होता है, इनकानीस ही महल के तमाम उमूर संभालता है। उसे बुला कर लाओ, शहजादे ने हुक्म दिया। जी, अभी बुला कर लाता हूँ, ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। शहजादा परेशानी में कमरे में इधर उधर चल रहा था, जबकि दिमाग में उसके कई सोचें थीं, लेकिन ज्यादा सोचें उसे बार बार बुरा होने का बता रही थीं। थोड़ी देर गुजरी कि एक नौजवान सा जिन कमरे में दाखिल हुआ। ये जिन सेहत में शातिर से काफी बेहतर लग रहा था। उसकी आंखों की चमक उसकी दिमागी सलाहियतों का बता रही थी। वो मुस्कुराता हुआ शहजादे के साथ आकर खड़ा हो गया। उसका सर भी सामने आकर झुक गया। वजीर शातिर कहाँ है? शहजादे ने पूछा। वो बहुत ही परेशान था, इस वजह से उसका लहजा मजीद सख्त हो गया था। शहजादा तरतूश, वो एक दौरे पर गए हुए हैं और अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई है। इनकानीस ने सर झुकाए कहा। क्या तुमने गौर नहीं किया कि वजीर शातिर किसी दौरे पर इतने दिन नहीं लगाता है? इतना दिन उसका सल्तनत से बाहर किसी दौरे में रहना ये कोई छोटी बात है? शहजादे का लहजा सख्त था। जी शहजादे, मैंने 2 दिन पहले ही कोशिश की कि उनसे राब्ता हो, लेकिन वो राब्ते में नहीं आ रहे हैं। मैं दोबारा कोशिश करके देखता हूँ। क्या मतलब? वो 2 दिन से गायब है और तुम कह रहे हो कि मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ? शहजादा गुस्से में बोला। माफी चाहता हूँ शहजादे,
इनकानी सहम गया। तुम अभी और इसी वक्त उस इलाके में जा रहे हो जहाँ शातिर गया था। वहाँ जाकर उससे मिलो और फिर यहाँ आकर मुझे बताओ कि उसके गायब रहने की क्या वजह है, समझे? जी समझ गया शहजादे। इनकानीस के लहजे में डर नजर आ रहा था। अब जाओ और जल्द से जल्द मुझे खबर दो। शहजादे की बात सुनकर इनकानीस बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया और खुले आसमान में जस्त भरकर उड़ने लगा। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके पीछे महल की जिम्मेदारियां कौन देखेगा। उसको सिर्फ ये नजर आ रहा था कि अगर उसने शातिर की खबर न ली तो शहजादा उसे जिंदान में डाल देगा। तमाम जिन्नात वापस दरगाह शरीफ आ चुके थे और हर कोई अपने साथ तोहफा लाया था। इस वक्त वो सब बारिश इंसान जिनका नाम हाफिज अशरफ था के कमरे में खड़े हुए थे, जबकि जालिम सिकंदर और सकीना वहीं बैठे हुए थे। जालिम ने सिकंदर और सकीना का हाथ छोड़ दिया था और सारे जिन्नात उन दोनों की नजरों से ओझल थे। क्या निकाह शुरू किया जाए? हाफिज ने सामने बैठे हुए सिकंदर और सकीना से पूछा। जी हाफिज साहब, सिकंदर ने रजामंदी दिखाई, जबकि सकीना ने भी असबात में सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। रजामंदी मिलने के बाद हाफिज साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर निकाह की शुरुआत की। वो सकीना और सिकंदर से सवालात पूछ रहे थे जिनमें उनकी आपस में शादी करने की रजामंदी भी शामिल थी। दोनों की तरफ से कबूल कर लेने के बाद हाफिज अशरफ ने खुतबा निकाह शुरू किया, जबकि सिकंदर और सकीना उनको गौर से सुन रहे थे। खुतबा निकाह के बाद हाफिज साहब ने अपने हाथ दुआ के लिए ऊपर उठाए तो सब इंसान और जिन ने भी हाथ उठा दिए, लेकिन सकीना के हाथ नीचे ही रहे और जैसे ही उनके हाथ चेहरे को छू कर नीचे हुए, कमरे में मुबारक हो की सदा बुलंद हुई। ये जालिम और हाफिज साहब बोले थे। जालिम ने अचानक से सकीना और सिकंदर के हाथ पकड़ लिए तो कमरे में मौजूद जिन्नात भी नजर आने लगे। वो अपनी जबान में उन दोनों को मुबारकबाद और ढेर सारी दुआएं दे रहे थे। अचानक सामने खड़ा जिन पीछे मुड़ा और किसी के हाथ से कुछ लेकर सामने आया। उसके हाथ में हीरों और कीमती पत्थरों से बना एक खूबसूरत बर्तन था जिस पर ढक्कन ढका हुआ था। जिन वो बर्तन लिए कुछ कदम आगे हुआ और नजदीक पहुंचकर बर्तन का ढक्कन उठा दिया। गुलाब की पत्तियों से सजा ये मिठाई का बर्तन था जिसमें मुख्तलिफ रंगों और शक्लों में बनी हुई मिठाई निहायत नफासत और तरतीब से सोने के वर्क में लपेट कर रखी हुई थी। शुक्रिया साकिब। हाफिज साहब ने मिठाई देखकर जिन का शुक्रिया अदा किया जिसका नाम साकिब था। अचानक साकिब नामी जिन ने हाफिज साहब से कुछ कहा तो हाफिज साहब मुस्कुरा उठे। भाई, साकिब कह रहा है कि वो ये मिठाई और तोहफे अपनी सल्तनत अबकर से लाए हैं और ये जिन्नात के हाथों से बनाए हुए हैं। हाफिज साहब ने ये बात सकीना और सिकंदर के लिए कही थी। उन्होंने जालिम को सकीना और सिकंदर का हाथ पकड़े देख लिया था, जिसका मतलब था कि वो जान गए हैं कि सकीना और सिकंदर भी अब जिन्नात को देख रहे हैं। साकिब ने बर्तन में से मिठाई का एक टुकड़ा निकालकर सिकंदर की तरफ बढ़ाया, जिसे सिकंदर ने अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन साकिब नामी जिन ने इनकार में गर्दन हिला दी। वो अपने हाथों से उसे ये मिठाई खिलाना चाहता था। सिकंदर साकिब की बात समझ गया और फिर उसने अपना मुंह खोल लिया। साकिब ने मुस्कुराते हुए मिठाई का टुकड़ा सोने के वर्क समेत ही सिकंदर के मुंह में डाल दिया। ये किसी इंसान की बनाई हुई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा जायका इंसानी दुनिया का हो ही नहीं सकता था। सिकंदर ने ना कभी इतनी मजेदार मिठाई खाई थी, बल्कि हो सकता है कि आगे भी ना खा सके। सिकंदर को मिठाई देने के बाद साकिब ने बर्तन में से दूसरा टुकड़ा निकाला। ये गुलाब जामुन की शक्ल की मिठाई थी, लेकिन उसका रंग नीले आसमान जैसा था। साकिब ने वो टुकड़ा सिकंदर की जानिब बढ़ाया। सिकंदर समझा कि ये मिठाई भी उसे ही खानी है और ये मौका भी तो शादी का था, इसलिए वो ना भी नहीं कर सकता था। इसलिए मिठाई को अपनी तरफ आता देखकर सिकंदर ने दोबारा से मुंह खोल लिया। साकिब का हाथ वहीं रुक गया। उसने गर्दन इनकार में हिलाई और आंखों से सकीना की तरफ इशारा किया। वो सिकंदर को ये मिठाई सकीना को खिलाने के लिए दे रहा था। सिकंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि शर्मिंदगी महसूस की जा सके। ये तो खुशी का मौका है। ये सोचकर सिकंदर ने साकिब के हाथों से वो मिठाई ली और फिर सकीना की जानिब मुड़ा। उसका हाथ सकीना के मुंह की तरफ जा रहा था। सकीना ने जब मिठाई को अपनी तरफ आता देखा तो उसकी नजर जिन्नात की तरफ चली गई, जहाँ सबसे सामने साकिब खड़ा हुआ था। एक लम्हे को सकीना के दिल में ख्याल आया कि काश ये मिठाई आगा या सुलेमान खिलाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन फिर सकीना ने यह सोचकर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया
कि इस खुशी के मौके पर उसे गम की बातों को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए सिकंदर के सामने छोटा सा मुंह खोल दिया और सिकंदर वो मिठाई का टुकड़ा सकीना के मुंह के करीब ले गया। सकीना ने मिठाई का जरा सा टुकड़ा खाया था। जैसे ही सकीना ने सिकंदर के हाथ से मिठाई खाई, पीछे खड़े जिन्नात तो अपने उस्ताद को ही भूल गए। वो खुशी में अजीब सा कुछ कहने लगे जिसके अल्फाज तो उन्हें समझ नहीं आए, लेकिन वो ये जरूर समझ गए कि खुशी के मौके की मुनासबत से ये भी शायरी नुमा कोई अल्फाज थे जिसमें उन दोनों को दुआएं दी जा रही थीं। सिकंदर और सकीना को मिठाई देने के बाद एक टुकड़ा हाफिज साहब की तरफ भी बढ़ा जिसे उन्होंने खा लिया। उन्होंने दोबारा से साकिब का शुक्रिया अदा किया। हाफिज साहब को मिठाई खिलाने के बाद जालिम को भी मिठाई खिलाई गई और इसके बाद पीछे खड़े जिनों ने भी थोड़ी थोड़ी करके मिठाई खाई। सब जिनों और इंसानों के मिठाई खा लेने के बाद वो मिठाई का बर्तन सकीना के सामने रख दिया गया। साकिब ने बर्तन रखते हुए कुछ कहा, लेकिन वो दोनों उसकी बात न समझ सके। ये बर्तन भी आप दोनों के लिए बतौर तोहफा है बेटी। हाफिज साहब ने साकिब की बात का तर्जुमा किया। शुक्रिया साकिब भाई का। सकीना ने निगाहें नीचे कर ली थीं। मिठाई खा लेने के बाद सब खामोश होकर खड़े हो गए थे। अचानक साकिब जिन आगे बढ़ा और सकीना और सिकंदर के सामने कुछ रख दिया। ये सलीके से लपेटा हुआ लाल रंग का लिबास था। जैसे ही साकिब पीछे मुड़ा, बाकी जिन भी एक एक करके आगे बढ़ते आए और अपने साथ लाए हुए तोहफे उनके आगे रखते गए। इसके बाद तो तोहफों की लाइन लग गई और जब सब तोहफे दे चुके तो सिकंदर और सकीना ने अपने सामने रखे हुए तोहफों को देखा। ये इतने तोहफे इकट्ठे हो गए कि सामने बैठे हाफिज साहब की झोली में चले गए, जिन्हें हाफिज साहब दाएं बाएं करके रख रहे थे। मुबारक हो बेटी, और आपको भी मुबारक हो। हाफिज साहब ने दोबारा से सिकंदर और सकीना को मुबारकबाद दी, जिसके जवाब में उन दोनों ने आहिस्ता आवाज में खैर मुबारक कहा। भाई, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। हाफिज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह आपको इस काम का जज़ाए खैर देगा। जालिम ने मुस्कुराते हुए हाफिज साहब से कहा। इंशाअल्लाह, हाफिज साहब बोले। इंशाअल्लाह, जालिम ने भी जवाब में कहा। अब जालिम ने मुस्कुराते हुए सिकंदर और सकीना की तरफ देखते हुए कहा। सकीना ने तो कोई जवाब नहीं दिया, उसकी निगाहें नीचे ही रहीं। जैसा आप कहें, सिकंदर ने जालिम को जवाब दिया। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, जालिम बोला। जालिम की बात सुनकर सिकंदर ने असबात में सर हिला दिया। हाफिज साहब, अब अगर आप हमें इजाजत दे दें तो। जालिम ने हाफिज साहब से कहा। भाई, मेरी तरफ से तुम तीनों को इजाजत है। मेरी और यहाँ खड़े हुए तमाम जिनों की तरफ से तुम दोनों को ढेरों मुबारकबाद। हमारी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर दे, कोई भी गम तुम दोनों के नजदीक न आने पाए। आमीन। जालिम, सकीना और सिकंदर इकट्ठा बोले। वो तीनों अपनी जगह पर उठ खड़े हुए थे। जालिम ने आगे बढ़कर हाफिज साहब से मुसाफा किया तो सिकंदर भी आगे बढ़ गया, जबकि सकीना ने आगे बढ़कर अपना सर झुका दिया, जिस पर हाफिज साहब ने अपना हाथ रखकर इज्जत दी। जालिम ने अपना हाथ दोनों से छुड़वा लिया था। अब आप लोग कैसे जाओगे, मतलब ये सब? हाफिज साहब ने पूछा। अगर वो तीनों जैसे आए थे वैसे ही चले जाते तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब उनके साथ बहुत से तहाइफ भी जाने थे। अचानक साकिब ने कुछ कहा। भाई, ये साकिब मुझे कह रहा है कि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ तुम्हें छोड़ने जाएगा, अगर तुम लोगों को एतराज न हो तो। वैसे तो इस तकल्लुफ की कोई बात नहीं, मैं ये सब उठा लूंगा, लेकिन मेरे साथ सिकंदर और सकीना बहन भी हैं, इसलिए इस काम में अगर साकिब मेरी मदद कर दे तो। जालिम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है, साकिब तुम्हें पहुंचाने साथ चला जाएगा, हाफिज साहब बोले तो तीनों ने मुस्कुराकर उन्हें खुदा हाफिज कहा। साकिब अपने कुछ दोस्तों के साथ आगे बढ़कर तहाइफ उठाने लगा, जबकि जालिम ने सकीना और सिकंदर का हाथ थाम लिया। साकिब के साथ 4 और जिन भी थे जो जालिम और उसके साथियों के साथ उड़े जा रहे थे। उनका रुख जालिम के बनाए हुए घर की जानिब था।